सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मुंबई के स्टूडियो से और बात पीके की। मार्केटिंग गुरु पीके यानी प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर वो मशहूर हैं और एक बात और है कि उनको लेकर बहुत सारा हो हल्ला था कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब खबर है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। खुद रणदीप सुरजेवाला जो कि मीडिया प्रमुख हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये ट्वीट करके ये जानकारी दी है। वजह क्या हुई, क्यों आखिरकार शामिल होते होते रह गए और इतना हल्ला या हंगामा हुआ था और चल रहा था, इतनी आवाज़ें उठ रही थी कि पीके के आने से ये होगा वो होगा, आखिर क्या हुआ? इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे साथी मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती हैं। बाबा, क्या हुआ? हुआ ये कि सोनिया गांधी तो तैयार थी कि पीके को लेना है और उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई थी 13 नेताओं की, जिसमें सारे वरिष्ठ नेता थे। उन लोगों ने भी अपनी अपनी सिफारिश में कहा था कि पीके को लेना चाहिए, लेकिन ये बात भी कही थी कि कुछ लोग इस पक्ष में थे कि उनको शामिल कराया जाए और एक सलाहकार के तौर पे उनकी नियुक्ति की जाए, पार्टी में कोई पदाधिकारी ना बनाई जाए। तो विरोध हल्का हल्का हो रहा था और उसके बाद जब आईपैक ने डील साइन की तेलंगाना में और कि उनके चुनाव को मैनेज करेंगे, वो मुझे लगता है कि एक फ्लैश पॉइंट हुआ। और उसके बाद जो कांग्रेस में वैसे नेता जो नहीं चाहते थे कि पीके को लिया जाए क्योंकि इससे उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जिस ढंग से वो कह रहे थे कि वो सोनिया गांधी को या कांग्रेस अध्यक्ष को डायरेक्टली रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के एक असहजता की स्थिति बनी थी। कुछ ऐसे पीके के सुझाव भी थे, क्योंकि उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। उसमें ये कहा गया था कि एक वर्किंग प्रेसिडेंट हो जो कि नॉन गांधी हो, तो भाई ये कैसे संभव है कांग्रेस पार्टी में? तो कुछ इस तरह के सुझावों को लेकर के एक उहापों की स्थिति बनी और फाइनली जब सोनिया गांधी ने उनको एक एम्पावर्ड ग्रुप का में शामिल करने के लिए कहा तो वो डिक्लाइन कर गए। तो इसका मतलब आईपैक की डील होना तेलंगाना में, हालांकि पीके कहते हैं कि आईपैक जो है एक स्वतंत्र कंपनी है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि पहले उन्हीं की कंपनी थी। तो ये एक फ्लैश पॉइंट आप कह सकते हैं और अब ये तय हो गया कि पीके कांग्रेस में नहीं आएंगे। हालांकि सोनिया गांधी खुद चाहती थी कि जो पार्टी की दुर्दशा है उसमें एक इस तरह का रणनीतिकार चाहिए जो कि खुद इस वक्त कांग्रेस की मदद करना चाहता है। अभिषेक, लेकिन बाबा ये बताएं कि ये जो मार्केटिंग गुरु हैं पीके, इनके ये एजेंडा खुद ले भागते, ये भी एक डर था कि ये क्योंकि जहां पर भी गए हैं वहां पर ये खुद ही मैसेज, मतलब मैसेंजर से ज्यादा मैसेज बड़ा करने की कोशिश नहीं होती है, मैसेंजर ही बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये खुद ही बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे जेडीयू में गए तो वहां पे लाइमलाइट खींच लिया इन्होंने, तो क्या इससे भी घबराए हुए थे कांग्रेस के लोग? और दूसरा ये एक सवाल ये भी है कि पीके नहीं आ रहे हैं, मतलब शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या उनकी मदद ली जाएगी या बात खत्म हो गई यहाँ पे? देखिए, अभी ये बात हमें पता करनी पड़ेगी कि उनकी सेवाएं ली जाएंगी। जिस ढंग की सेवाएं तेलंगाना में जो है वो टीआरएस ले रही है, तो उस तरह की सेवाएं ली जाएंगी या नहीं ले जाएंगी, ये इस बात पर अभी पता करना पड़ेगा। जहां तक आपने कहा कि लाइमलाइट ले जाते हैं, तो पीके को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। ये बात जरूर है कि जब पीके ने नीतीश कुमार की मदद की थी तो वो अनहोनी कर दिया था, जो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव को एक साथ ले आए थे। उसके बाद उनको जेडीयू का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जब ममता बनर्जी को उन्होंने मदद करी तो ऐसा कहा गया कि ममता बनर्जी उनको राज्यसभा दे देंगी। तो उनके पास ऑप्शन है, अभी भी है। यदि उनको पीके को राज्यसभा में ही आना है तो वो तृणमूल कांग्रेस से भी आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात है कि पीके जो है एक हर नेताओं से मिले हैं, जैसे मुंबई में शरद पवार से जाके मिले, उद्धव ठाकरे से भी शायद उनकी मुलाकात हुई, तो हर जगह वो नेताओं के संपर्क में है। और यही एक गुण था कि जिस ढंग के उनके क्षेत्रीय दलों के साथ संपर्क है, उसका फायदा क्या कांग्रेस उठाना चाहेगी। अभी ये कहा जा रहा था कि तुरंत पीके यदि शामिल होते तो एजेंडे में ये था कि जम्मू कश्मीर की एक पार्टी का कांग्रेस में विलय होता, दक्षिण भारत की एक पार्टी जिसके राज्यसभा में भी सांसद हैं उनके भी विलय की बात चल रही थी। तो ये सारी चीजें थी। और जहां तक मुझे मालूम है, पीके को हिमाचल और गुजरात का जिम्मा पहले ही सोनिया गांधी दे चुकी हैं। क्या वो डील अब काम करेगा या नहीं करेगा? लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के वो नेता जो कि जिनको लग रहा था कि पीके के आने के बाद उनका कद छोटा होगा, मुझे लगता है कि वो
उन्होंने उनकी उनकी चली है, वो प्रिवेल हुए हैं। और सोनिया गांधी को, क्योंकि प्रियंका गांधी चाहती थी, टीम राहुल में थोड़ी सी इसको लेके उहापों की स्थिति थी, लेकिन प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी इस पक्ष में थे कि जो पार्टी की दुर्दशा है उसमें पीके जैसा एक आदमी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन भारती इस पूरी जानकारी के लिए। पीके कहाँ गए, अब सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ से कहाँ जाएंगे, क्षेत्रीय दलों में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, हिमाचल में जाएंगे, कहाँ कहाँ का जिम्मा उठाएंगे और किन शर्तों पर उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कई बार ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि पीके एक मार्केटिंग में भी है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सवाल इंडिया के आज के बड़े सवाल पर। आज का बड़ा सवाल कुछ यूं है कि किस तरीके से आप फिर से समान आचार संहिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। समान आचार संहिता का जो नया मोर्चा है वो उत्तराखंड से खुला है। बीजेपी शासित राज्यों में इसको लेकर मांग तेज हो रही है और इसी को लेकर हमारा बड़ा सवाल है कि क्या राज्य एक दूसरे फॉर्मूले के तहत, जैसे कि गोवा में है, समान नागरिक संहिता अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लागू हो सकती है क्या? इसके लिए पहली बार उत्तराखंड में रास्ता खुला है। तो सवाल है कि क्या समान आचार नागरिक संहिता लागू कर पाएंगे राज्य? और इस बड़ी बहस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। इस सब के बीच में आप कुछ लगातार ग्राफिक्स देखते रहेंगे जिनमें आपको पता चलता रहेगा कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे मामले में बहस चल रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। उन खास मेहमानों को मैं आपको परिचय करा दूं। हमारे साथ विराग गुप्ता हैं और मुजीबुर रहमान हैं हमारे साथ, चेयरमैन है लॉयर्स इन एक्शन के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। विराग, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं कि कॉमन सिविल कोड होगा या यूनिफॉर्म सिविल कोड के आप पक्षधर हैं? क्योंकि गोवा में जो एक तरीके से जिसे कहते हैं फैमिली लॉ है, अगर हमें ये मान भी लें कि भारत के किसी राज्य में से लागू किया जा सकता है या करना चाहिए, तो उसका जो फॉर्म है या जो फॉर्मेट है, जो रूप है, वो थोड़ा सा अलग है। उसे हम सही मायने में समान आचार नागरिक संहिता नहीं कह सकते हैं, हम उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कह सकते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रावधान है और ये भले ही फंडामेंटल राइट के भीतर नहीं है, पर ये सरकार की जिम्मेदारी है। और आर्टिकल 37 में कहा गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि समान नागरिक संहिता के बारे में जो सरकार का उत्तरदायित्व है, इससे देश की गवर्नेंस बेहतर होगी। तो इसमें तो कोई बहस होनी ही नहीं चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो या नहीं लागू हो। प्रश्न एक है कि क्या यह राज्यों द्वारा लागू होना चाहिए या इसको केंद्रीय स्तर पर लागू होना चाहिए। अब जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अब हिमाचल प्रदेश में भी कल सुबुगाहट चालू हो गई है, तो मैं समझता हूं कि यह संविधान सम्मत नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट दिया था और उसमें उन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संसद द्वारा बनाया जाएगा, और संसद में जो सरकार ने जवाब दिया है उसमें कहा है कि ये हम विधि आयोग के सामने हमने इसको प्रस्ताव भेजा है और उनके सुझावों के अनुसार हम बनाएंगे। दुर्भाग्य ये है कि पिछले 2 सालों से देश में विधि आयोग का चेयरमैन ही नहीं है। जब चेयरमैन ही नहीं है तो केंद्रीय स्तर पर बनाने के बजाय राज्यों के स्तर पर बनाने से अराजकता बढ़ेगी। ठीक है, मैं रुकूंगा, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, काउंटर क्वेश्चन है पहले, लेकिन मुजीबुर रहमान साहब के पास आ रहा हूँ। मुजीबुर साहब, आपसे समझना चाहता हूँ आपके क्या विचार हैं। क्या आप इसके खिलाफ हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना ही नहीं चाहिए, या आना चाहिए लेकिन राज्यवार नहीं आना चाहिए? एक केंद्र की सरकार, भले ही किसी भी पार्टी का एजेंडा हो, उससे हम दो राय नहीं है कि बीजेपी के एजेंडा का हिस्सा है, तो आप इसके से इत्तेफाक रखते हैं क्या? जी देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड कॉमन सिविल कोड में डिफरेंस है, और ये राज्यों के स्तर पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। आर्टिकल 44 को अगर हम देखें संविधान के, तो उसमें लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वो एक बनेगा, ऑल ऑफ इंडिया के लिए बनेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है, जहां पे क्रिमिनल कोड हमारा यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द इंडिया, तो वहां पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? अभी स्टेट्स के अंदर जो सिविल कोड्स है, जो
जी, जो अभी भी स्टेट्स के अंदर डिफरेंट जो है कोर्ट फीस पे की जा रही है, डिफरेंट जो है स्टाम्प ड्यूटीज पे हो रही हैं, ये सब सिविल रूल्स के अंदर में आता है, हर स्टेट में अलग अलग है। यूनिफॉर्म का मतलब है, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, स्कूल में यूनिफॉर्म, मैं 30 सेकंड लूंगा, मैं क्लियर हो जाएगा दर्शकों को। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि स्कूल में यूनिफॉर्म वर्ड यूज होता है, स्कूल में यूनिफॉर्म, तो लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं और लड़के पैंट पहनते हैं, लेकिन दोनों को यूनिफॉर्म कहते हैं। दिस इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर दोनों को पैंट शर्ट पहना देंगे या दोनों को स्कर्ट पहना देंगे लड़के और लड़कियों को, तो वो कहलाएगा कॉमन यूनिफॉर्म। तो कॉमन वर्ड कहीं संविधान में नहीं है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब देखिए, उसको लेकर मैं विराट करूंगा क्योंकि बहुत ही पेचीदा मसला है और हमारे साथ और भी वकील हैं, भले वो राजनीति में हो। राजीव रंजन जी, आपकी पार्टी का क्या रुख है, क्योंकि आप क्यों पक्ष में नहीं है? कॉमन सिविल कोड होगा या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाए, इससे तो उन तमाम धर्मावलंबियों को, तमाम धर्म जाति समूहों में रहने वाले लोगों को शादी के या तलाक या फिर जो विरासत के मसले हैं उन सब में एक रूपता आएगी और इससे लोगों के मसले आसान हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है और जनता दल यूनाइटेड एनडीए का हिस्सा 1996 से लगातार है। नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस सरकार चलाने में न्यूनतम सहमति के आधार पर जनादेश का सम्मान करना और जिन मुद्दों पर असहमति है उनका सम्मान घटक दल करेंगे, ये अटल जी की सरकार की परंपरा थी। और 2017 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक क्वेश्चनर बिहार को भेजा था और बिहार ने स्पष्ट शब्दों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में अपना एतराज जता दिया था कि बिहार में इसकी जरूरत नहीं है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिहार में एक जो परिस्थिति है उसमें मैं नहीं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत बिहार में है। और हमारी पार्टी का स्टैंड अब तक जो 2 दशकों का है उससे बिल्कुल साफ है। राजीव जी, मुझे वजह बताइए। देखिए, हाँ, मुझे वजह बताइए, आप क्यों पक्ष में नहीं है? आपकी भाई क्यों नहीं होना चाहिए? मुस्लिम समाज हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या सिख हो, उनको समान तरीके से, क्योंकि नागरिकों के मसले तो पूरी दुनिया में जो, अगर आप पुरोगामी हैं और अग्रसर हैं, किसी देश को अगर विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो वहां पे नागरिकों की ऐसी समस्याएं जो कि डिवोर्स से जुड़ी हुई हैं, वो शादी से जुड़ी हुई हैं, उनकी विरासत से जुड़ी हुई हैं, वारिसाना से जुड़ी हुई हैं, उन तमाम चीजों को हल करने का एक तरीका होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान की जो विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं, सभी धर्मों के धर्मावलंबियों का साथ रहने का सहस्त्राब्दियों का इतिहास है। हम एक दूसरे के आचार विचार, उनके व्यवहार, उनके रीति रिवाज, उनकी मान्यताओं का सम्मान करते रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसी भी धर्म विषय से जुड़े मसलों पर उनके धर्मावलंबियों की राय बेहद महत्वपूर्ण है कि वो अपने रीति रिवाजों को किस तरह से वो तय करें। इसीलिए ये राष्ट्रीय विमर्श का मसला है, पक्ष और विपक्ष का मसला नहीं है। इस पर व्यापक मंथन कहीं ना कहीं इस देश की जो देश का जो इतिहास है मंथन करते हुए सालों हो गए। बिल्कुल। नवीन कुमार सिन्हा जी भी हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं। नवीन जी, मुझे आप बताइए कि आपको कैसा वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या कॉमन सिविल कोड चाहिए, गोवा वाला या आप राज्यवार पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से करवाना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपको गोवा वाला पसंद है तो मैं आपको गोवा वाले की परेशानियां बता दूं कि गोवा में हिंदुओं के कॉमन सिविल कोड होने के बावजूद 2 धर्मों के लोगों को अलग अलग सुविधाएं मिली हुई हैं, जिसकी ओर मुजीबर भी इशारा कर रहे हैं। पहला तो ये कि कॉमन सिविल कोड में अगर आप गोवा में हैं तो वहां पर हिंदुओं के लिए विशेष प्रावधान है, खासकर की दूसरी शादी को लेकर, जो कि और जगहों पर शायद मुश्किल हो जाए दूसरे राज्यों में, लेकिन गोवा में वो आसान है। तो आपको कैसा वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए? अगर राज्यवार चाहिए तो गोवा ने पहले आपको एक फॉर्मेट दे दिया है जहां पे अलग अलग धर्मों की अलग अलग चीजों को आपने एकोमोडेट किया है, उनको समावेश करने की कोशिश की है। नहीं, इसमें अलग अलग धर्मों के लिए ही नहीं, ये कॉमन सिविल कोड इसलिए ही क्या किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि सबको समान अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। और हमारे दल के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे हैं, उनकी भी हार्दिक इच्छा ही है कि सबको समान अधिकार मिले और इसमें किसी तरह का किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। अगर
कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, बाकी चीज होता है, तो इसमें उन लोगों के मुस्लिम समाज में है और भी कई समाज के लोगों के साथ जो एक समान व्यवहार नहीं होने के कारण जो दिक्कत आती है, इसलिए सभी को समान अधिकार मिले और हम लोग एक प्रयासरत हो। राज्यवार भी इसमें अगर आगे बढ़ती है तो इसमें बुराई नहीं है, लेकिन सबसे पहले केंद्र सरकार में सरकार सभी दलों की सहमति बने। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि गोवा में आपको क्या हिंदू धर्म की महिलाओं के प्रति हमदर्दी कम है? क्योंकि ये तो गोवा का जो कॉमन सिविल कोड है वो एक तरीके से गोवा की महिलाओं के साथ पक्षपात करता है। भले ही वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कुछ स्थितियों में दूसरी शादी करने का अधिकार है और वो एक तरीके से बहुत पुराना है। तो क्यों ना शुरुआत आप गोवा से करते, जहां पे आपकी सरकार है, 2 बार आपकी सरकार है, अभी भी सरकार है, उसके पहले भी सरकार रही है आपकी, क्या आप उसमें एक बदलाव रद्दोबदल करते? क्योंकि वहां पर एक धर्म विशेष के साथ नाइंसाफी हो रही है। निश्चित रूप से जब कोई नई चीजें आती है तो कुछ तो समस्या आएगी ही, उसको सरकार फिर दूर करती है। अभी जो समस्या, कोई भी नई कानून को अगर हम बनाते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत कहीं कमियां खामियां होती है, उस चीज को दूर करने के लिए आप सरकार फिर कटिबद्ध है, जो होगा अमेंडमेंट किया जाएगा उसमें। बिल्कुल नहीं 1960 के दशक से शुरुआत है, वो शुरू हो चुकी है वैसे गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है या कॉमन सिविल कोड है। विराग जी, मेरा आपसे सवाल था, मैंने आपको उस वक्त में, बिल्कुल आप जोड़ दें, लेकिन आप इसके ऊपर बात करें, उसके साथ साथ मेरे सवाल का भी एक जवाब दे दें कि राज्यवार क्यों ना हो? क्योंकि अगर कहीं हमारे देश की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उनके साथ साथ हमारे देश की जो सामाजिक स्थितियां हैं उनमें भी कई सारी धर्म, जाति, रिवाज कई सारे हैं, और कॉमन सिविल कोड अगर आप केंद्र के स्तर पर बनाएंगे तो हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों को समावेश ना कर पाएं, आप ख्याल ना रख पाएं। जैसे गोवा ने एक राह तो दिखाई है, भले ही उसमें बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन एक राह तो है कि राज्यों को अब इस मामले में फैमिली लॉज को डिसाइड करने दिया जाए या उनका फैसला लेने दिया जाए। अभिषेक जी, देखिए 3-4 बिंदुओं में बात अपने में रखता हूं कि गोवा में जो अभी व्यवस्था है वो पुर्तगालियों के समय की व्यवस्था बनी है, आजाद भारत में व्यवस्था नहीं बनी है। दूसरा, मुजीबुर रहमान जी जो बात बोल रहे थे, तकनीकी तौर पर उसमें 2 गलतियां हैं। पहला कि जो वो बोल रहे थे अलग अलग राज्यों में स्टैंप ड्यूटी अलग अलग है, स्टैंप ड्यूटी का यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं है। और जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो उसमें राज्य, क्षेत्र और धर्म की जो स्थानीय जो विशिष्टताएं हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। जिस तरीके से क्रिमिनल लॉ है, तो क्रिमिनल लॉ में भी राज्य के स्तर पर अलग अलग प्रोविजन होते हैं, लेकिन जो मुख्य विषय है कि क्या राज्यों से इसकी शुरुआत होनी चाहिए या केंद्रीय स्तर पर होनी चाहिए, तो जो आर्टिकल 44 का मैंडेट है, भले ही आर्टिकल 12 के भीतर राज्य के भीतर केंद्र और राज्य दोनों आते हैं, जो स्टेट की डेफिनेशन है, पर जो सरकार ने एफिडेविट दिया है उसके अनुसार केंद्र सरकार को विधि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कानून बनाना चाहिए, जिसमें राज्य के स्तर पर अगर कोई राज्य चाहे तो अपने आंचलिक उसमें समावेश कर सकता है, पर पर्पस ये है कि सभी धर्मों के कानून कोडिफाई हों। अभी तो दिक्कत क्या है कि जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो कोडिफाई नहीं है, इसके बहाने कोडिफाई होगा, फिर आपस में तालमेल बनेगा और उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, क्षेत्रीय विशिष्टताएं हैं, राज्यों की विशिष्टताएं हैं, वो उसमें शामिल होंगी। तो यूनिफॉर्म और कॉमन को मिक्स नहीं करना चाहिए। संविधान का मैंडेट यूनिफॉर्म सिविल कोड है और उसको केंद्र के स्तर पर अगर नहीं किया जाएगा तो राज्य के स्तर पर करने से दिक्कत है। नहीं, वो दिक्कत के बारे में भी मैं विराग जी आपसे बात करूंगा। मुझे साहब, आप शायद एक बात में, जिस बात से मैं इत्तेफाक रख रहा हूं विराग से, कि शायद आप कुछ एक चीज को मिस कर रहे हैं, वो ये कि देखिए राज्यवार एक तो स्टैंप ड्यूटी से इसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है, लेकिन केंद्र के स्तर पर होंगे और राज्यों की विशिष्टताओं को अगर ख्याल रखा जाता है केंद्र के स्तर पर जो कानून बने, तो क्या वो दिक्कत है? नहीं, इसमें जो आर्टिकल 44 है उसमें क्लियरली मेंशन है कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऐसा उसके अंदर जो 44 है उसके अंदर डायरेक्टली ये मेंशन है। तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन जो है वो कानून बना सकता है? वो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, स्टेट नहीं बना सकती। दूसरी चीज एक और मैं बताना चाहूंगा कॉमन और यूनिफॉर्म को लेके, आर्टिकल 25 है जहां पर लोगों को अपना रिलीजन को फॉलो करने की आजादी दी गई है। तो कोई भी संविधान का कोई भी आर्टिकल दूसरे आर्टिकल को बाइकआउट नहीं कर सकता है, उसको विभाजित नहीं कर सकता है कि वो बाइकआउट करे उसका।
डिफरेंट जो है, जो सबका समावेश है वो रहेगा उसके अंदर, तो 25 भी रहेगा और 44 भी रहेगा। तो इन दोनों को कैसे, मैं बताता हूं 44 क्यों कानून के अंदर इसमें संविधान में जोड़ा गया था। वो दो लोगों के बीच में, ताकि स्टेट डिफरेंशिएट ना करे, दो सेम लोगों के बीच में स्टेट डिफरेंशिएट ना करे, इसलिए कहा गया था कि आप दो एक जैसे लोगों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करेगी स्टेट उनके सिविल मामलों में। दो पंडितों के बीच में एक जैसा फैसला करेगी, दो मुसलमानों के बीच में एक जैसा फैसला करेगी, दो क्रिश्चियंस के बीच में एक जैसा फैसला करेगी, या एक हिंदू एक मुसलमान के बीच में एक जैसा फैसला करेगी। ये जो है इसका जो है पर्पस था इस आर्टिकल 44 का। नहीं, देखिए अभिषेक जी, मैं अगर मुझे 1 मिनट का समय दें आप, इसमें क्या है कि क्रिमिनल लॉ को अंग्रेजों के समय में उन्होंने कोडिफाई कर दिया था, लेकिन आजादी के बाद जो संविधान का मैंडेट था तो वो सभी धर्मों के लॉ कोडिफाई नहीं हो पाए। हिंदू जो पर्सनल लॉ है वो 1956 में कोडिफाई हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ अभी कोडिफाई नहीं हुआ। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है सभी धर्मों के कानून को कानून में बनाना, दूसरा आंचलिक, क्षेत्रीय और धार्मिक स्तर की विशिष्टताओं को रखते हुए केंद्रीय स्तर पर कानून बनाना, और तीसरे स्तर पर उन सारी चीजों को जिससे कि महिला की समानता, बच्चों की सुरक्षा और देश में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसी तरीके से सिविल सिस्टम भी एक यूनिफॉर्मिटी रहे, क्योंकि आर्टिकल 37 बोलता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पालन करने से गवर्नेंस बेहतर होगी। मैं 1 मिनट लेना, 30 सेकंड में लेना चाहूंगा। गवर्नेंस का बड़ा सवाल है, जल्दी से आप मुझे को जोड़ना चाह रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूं, जब इन्होंने सवाल किया है कि जो मुस्लिम लॉ है वो कोडिफाइड है ऑलरेडी 1500 ईयर्स एगो। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कुरान और हदीस से डिड्यूस करते हैं, उसका रिजल्ट्स उसमें जो हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो डिड्यूस करते हैं। एवरीथिंग इज रिटन। बड़ा सवाल लोकतांत्रिक मुल्क में, देखिए नहीं, लेकिन मेरा सवाल है कि लोकतांत्रिक मुल्क में जहां पर एक धर्म, हिंदू कोड बिल भी ऐसे सामान्य तरीके से नहीं हो गया था। आप सबको पता है कि दक्षिण पंथ उस वक्त में जो था उससे एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी पंडित नेहरू को भी उस वक्त में हिंदू कोड बिल के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव यूं ही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड में अगर कुछ बदलाव की जरूरत है और कॉमन सिविल कोड के जरिए आ सकता है वो बदलाव, तो वो क्यों ना आए। जी विराग, आप वक्त की थोड़ी सी कमी पड़ रही है, जल्दी से आप मुझे अपनी बात कर लीजिए, फिर विराग 15 सेकंड। उन्होंने बार बार बोला यूनिफॉर्म, कि यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, शर्ट स्कर्ट या पैंट शर्ट, वो बात नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट एक कानून है, पर उसके भीतर स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक सबके बारे में प्रोविजन है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के भीतर भी सारी विशिष्टताएं होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि महिला पुरुष सबके लिए एक जैसे कानून हो गए, वो विशद कानून रहेगा, पर मुख्य पर्पज ये है कि सारे लोगों के सिविल मामलों को भारत के कानून के दायरे में लाना। ठीक है, बिल्कुल। नवीन कुमार जी, मैं माफी चाहता हूं, आपको आज वक्त थोड़ा सा कम दे पाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इन विषम परिस्थितियों में, मतलब इस वक्त में भी जुड़े, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी, आप कुछ बोल रहे हैं, आप आखिरी बात बोल सकते हैं। नहीं, आप ठीक है, जब आपके पास समय नहीं है तो फिर ठीक है, नेक्स्ट अगले में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे इसके आगे। और इसमें एक चीज कहना चाहिए कि इसमें अवेयरनेस की भी जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये लोगों के बीच में अवेयरनेस जब तक नहीं होगा तब तक लोग का सपोर्ट नहीं होगा। साहब, मसला ये भी है कि केंद्र के स्तर पर क्यों ना हो इसकी शुरुआत, जो विराग कह रहे हैं, क्यों ना इसको लेकर एक बड़ी बहस की जरूरत हो, क्यों ना इसको ऐसे ना मान लिया जाए कि तमाम आपके साथी सहयोगी भी इसको लेकर एक राय हैं। बड़े सवाल हैं और अब वक्त भी आ चुका है। अगर सरकार की मंशा और इरादा सही है, साफ है, तो क्यों ना इसको लागू किया जाए, सबको साथ में लेकर शुरू किया जाए। और मौजूदा सरकार के पास इस सबको करने की ताकत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और राजीव साहब भी जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक है। सवाल इंडिया का में बड़ा सवाल है कि आखिरकार पीके ने क्यों मना किया कांग्रेस को, और या फिर कांग्रेस के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पीके जगह नहीं बना पाए। तो कांग्रेस को नेतृत्व की जरूरत है, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी मनोरंजन भारती जुड़ रहे हैं। बाबा, मैं कुछ यूं अगर कहूं कि प्रशांत किशोर के पैर नहीं टिक पाते हैं सभी जगहों पर। आप देखिए जेडीयू के साथ उनका नाता क्यों टूट गया, और नीतीश कुमार के साथ उनके रास्ते क्यों अलग हो गए। जाते जाते टीएमसी में भी ममता बनर्जी के साथ क्या रिश्ते सामान्य रह पाए, ये बड़े सवाल हैं। और क्या कांग्रेस के साथ भी वो सामान्य रह पाए हैं, या उनके साथ कुछ मसला नहीं है बल्कि उनसे लोग आतंकित हो जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी से
समस्याएं दूसरों को हो जाती हैं? देखिए, दोनों बातें हैं जो आपने कही है। एक बात तो ये तो जरूर है कि बहुत सारे लोग जो है वो पीके को नहीं चाहते थे कि वो कांग्रेस में आए, और जो बात आपने कही कि तृणमूल कांग्रेस के साथ जो उनके रिश्ते रहे, और उसके बाद जिस ढंग से गोवा में देखा आपने कि एक तरह से कांग्रेस से टीएमसी में पलायन शुरू हुआ, और अभी हाल में आसाम के राज्यसभा के सांसद वो भी टीएमसी में चले गए। तो कई लोग इस बात को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या पीके जो है कांग्रेस की मदद कर रहे हैं या पीके कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि बाकी राज्यों में ये देखने को मिला कि वो कांग्रेस में ही सेंध लगा रहे थे। तो इसको लेकर के सवाल उठने खड़े हुए थे, और वो लोग जो जिनको लगता था कि पीके के आने के बाद उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो लगातार विरोध कर रहे थे। हालांकि सोनिया गांधी ने एक आम राय बनाने की कोशिश की। ये हमें पहले बताया गया था कि सोनिया गांधी ने मन बना लिया था कि पीके जो है वो कांग्रेस में आएंगे, और उसके बाद उसको एक 13 सदस्यीय कांग्रेस की कमेटी बनाई थी कि उनका जो सुझाव है उस पर गौर करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। इनमें से कई सदस्य ने खुल के बाहर निकल के कहा था कि कांग्रेस को पीके की जरूरत है, लेकिन कई नेता उनमें से उस समिति में ये थे, वो पीके को सलाहकार के तौर पे ही देखना चाहते थे, ना कि किसी पदाधिकारी के तौर पे। जबकि पीके की शर्त थी कि वो कांग्रेस में आएंगे तो केवल कांग्रेस अध्यक्ष को ही रिपोर्ट करेंगे। और जहां तक कि उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस को संगठन और सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है, ये इसकी वकालत वो करते रहे। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि एक कार्यकारी अध्यक्ष होना चाहिए जो नॉन गांधी होना चाहिए, और इन सब सुझावों को लेकर के एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। और मुझे लगता है फाइनली जब सोनिया गांधी ने उन्हें ऑफर दिया तो उन्होंने उसको डिक्लाइन किया है, ये कहते हुए कि अभी वक्त नहीं है। लेकिन अब मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है, फोन नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता अभी कि उनकी सेवाएं जो है आईपैक की या फिर जो तेलंगाना में आईपैक के साथ डील हुआ वो भी एक आप कह सकते हैं कि फ्लैश पॉइंट होगा। तो क्या कांग्रेस को वो सेवाएं देते रहेंगे? क्या गुजरात चुनाव में कांग्रेस की मदद? लेकिन बाबा मैं ये फ्लैश पॉइंट के बारे में आपसे समझना चाहता हूँ। बाबा मैं ये फ्लैश पॉइंट के बारे में समझना चाहता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि आईपैक के तेलंगाना को अपनी सेवाएं देगा, टीआरएस को अपनी सेवाएं देगा, ये किसी से दबा छुपा था। ये तो सबको पता था कि टीआरएस के साथ आईपैक का समझौता हो गया। अब वो बात अचानक से उस दिन क्यों उठाई जा रही है जिस दिन ये फैसला होने वाला था कि प्रशांत किशोर शामिल होंगे या नहीं होंगे? जी हाँ, यही बात है कि ये जो तात्कालिक जो ट्वीट हुआ है तेलंगाना के नेता की तरफ से कि हमने आईपैक के साथ डील की है, ना कि प्रशांत किशोर के साथ, ये जो है वो उन्होंने केटीआर ने अपने ट्वीट में लिखा था, और ये साबित करने के लिए कि उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ डील नहीं किया, उनकी कंपनी के साथ डील किया है। और हालांकि प्रशांत किशोर कहते हैं आईपैक उनकी कंपनी नहीं है, अब वो एक स्वतंत्र कंपनी है। तो वो अपनी सेवाएं देते रहे हैं, स्टालिन को भी देते रहे हैं, जगन को भी देते रहे हैं, केसीआर को भी देते रहे हैं, ममता को भी देते रहे हैं। तो वो एज ए कंपनी के तौर पे ये काम करते हैं, उनका वही काम है। लेकिन वो कांग्रेस में आकर के कांग्रेस को मजबूत करना चाहते थे। कांग्रेस अध्यक्ष को लगा था कि पार्टी की जो हालत है ऐसे में इस तरह के रणनीतिकार को होना चाहिए पार्टी में। अब किस ढंग से होना चाहिए था, ये इसको लेकर के एक सवाल था, और मुझे लगता है कि इसी को लेकर के बात नहीं बनी कि किन शर्तों पे वो आएंगे। जिस शर्त पे वो आना चाहते थे वो शायद बाकी लोगों को मंजूर नहीं था, और यही वजह से लगता है कि ये डील जो है खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पीके के पांव नहीं भर पाए हैं कांग्रेस के घाव, ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है। वक्त एक ब्रेक का है। हनुमान चालीसा विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में। एक सांसद और एक एमएलए विधायक चाहते थे कि अमरावती से चलकर वो आएं और मुख्यमंत्री के निजी निवास मातोश्री पर आकर वो हनुमान चालीसा पढ़ें। अव्वल तो ऐसा कोई सरकार क्यों करने देगी। तो इन तमाम चीज़ों को रोकने की कोशिश की, क्योंकि इससे शिवसैनिक भड़क उठे और इसी मामले में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन नवनीत राणा ने एक चिट्ठी लिख दी है स्पीकर साहब को लोकसभा के कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको पीने का पानी तक नहीं मिला, और उसको लेकर और उनको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जब आवाज़ उठी है और केंद्र की सरकार ने, एक गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट मांगी है महाराष्ट्र सरकार से,
जब लोकसभा के स्पीकर की तरफ से ये कहानी प्रिविलेज कमेटी को गई और प्रिविलेज कमेटी ने ये बात केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताई। ये सिलसिला है जो हुआ है, लेकिन अब मसला ये है कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये दरअसल उन आरोपों के खिलाफ है जो कि लगाए गए थे कि मुंबई पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, पीने का पानी नहीं दिया है। ये चिट्ठी में लिखा था स्पीकर साहब को नवनीत राणा ने, लेकिन इस चिट्ठी के उलट आप देखिए कि इस समय जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये थाने के अंदर की हैं, जहां पर चाय दी जा रही है, पानी पिलाया जा रहा है और एक गुलदस्ता भी रखा है। हो सकता है कि गुलदस्ता पुलिस वालों में किसी और के लिए हो, लेकिन उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं है। आप देखिए कि एक दूसरी महिला भी बैठी हुई है जब नवनीत राणा से बात की जा रही है, रवि राणा बैठे हुए हैं और पीछे एक पुलिसकर्मी बैठा हुआ है। चाय दोनों को पेश की गई है और पानी भी है, पानी भी पिलाया गया था। तो ये ट्वीट दरअसल मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने किया है और संजय पांडे ने उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। अब इसके बाद जो नवनीत राणा के वकील हैं वो भी सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि दरअसल यहाँ पे तो अच्छे से व्यवहार हो रहा था, लेकिन जो दूसरी जगह ले गए वहां पे दुर्व्यवहार हुआ है। सुनिए उनको। ऐसा बताया गया है कि संजय पांडे सर जो कमिश्नर पुलिस हैं उन्होंने एक ट्वीट रिलीज की है जिसके अंदर खार पुलिस स्टेशन की एक वीडियो क्लिपिंग है जो कि उस पुलिस ऑफिसर के कमरे के अंदर सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग से रिट्रीव की गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नवनीत कौर राणा को चाय ऑफर किया गया। जी हाँ, बेशक उनको चाय ऑफर किया गया, लेकिन उसके बाद में उनको उस पुलिस स्टेशन में सुबह के 1 बजे तक डिटेन करके रखा गया था। ये जो क्लिपिंग है ये खार पुलिस स्टेशन की है। इस खार पुलिस स्टेशन की क्लिपिंग का वास्ता नवनीत कौर राणा की कंप्लेंट के साथ में कहीं तक नहीं लगता। जब उनको ट्रांसफर किया गया पुलिस की गाड़ी के अंदर तो सैंटाक्रूज पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स और सैंटाक्रूज पुलिस स्टेशन के लॉकअप की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स रिट्रीव करनी चाहिए संजय पांडे सर को, बिना किसी एडिटिंग के उसको सोशल प्लेटफॉर्म में हाईलाइट करना चाहिए ताकि पब्लिक को पता हो कि क्या सच है क्या गलत है। दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है। ये समझौता सरकारों के बीच में नॉलेज शेयरिंग को लेकर हुआ है। पंजाब सीखना चाहता है दिल्ली से, दिल्ली के मॉडल के बारे में, शिक्षा के और स्वास्थ्य के बारे में, मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल्स के बारे में। इसको लेकर बाकायदा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए दोनों राज्यों के बीच में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्रियों ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा समेत अन्य सुविधाओं में बहुत अच्छा काम हुआ है, ऐसा ही अच्छा काम अब पंजाब में भी होगा। अरविंद केजरीवाल ने इसे भारत के इतिहास की एक अनूठी घटना करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एक दूसरे से सीखना और आगे बढ़ना है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया। ये जो एग्रीमेंट है ये एक नया किस्म का है जिसमें हमने ये तय किया है कि आज दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर जो अच्छा काम हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किए जाएं। पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए और आने वाले समय में होंगे। उन कामों से सीख के दिल्ली सरकार उनसे सीख के दिल्ली के अंदर उनको लागू करेगी। तो हमारा मकसद है जब हम आपस में सब लोग एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ेंगे तभी देश तरक्की करेगा, तभी हम सब मिलकर तरक्की करेंगे।